हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का सेमेस्टर 5 का टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बैफ के लिए और टीवाई बीकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में काम आएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया था, जिसमें बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, ये वाला स्टेप किया था आपने, बराबर है। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखा ऑलरेडी मैंने अपलोड किया। एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ के वीडियोस आप देखोगे तो भी चलेगा, सेम टू सेम टॉपिक है। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप या तो कन्वर्जन वाला टॉपिक देखोगे तो भी चलेगा। सेल्स एंड कन्वर्जन टॉपिक का नाम है एसवाई बैफ एसवाई बीकॉम के लिए, और टीवाई के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका सेकेंड पार्ट है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी किया हुआ है एसवाई बीकॉम में। एडमिशन ऑफ फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, डेथ ऑफ फाइनल अकाउंट, ये वही है। अब मैं इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा, मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट आता है, अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट आता है, तो 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या बनाते थे जरा एक बार गो थ्रू करते। एक हम बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन हम बनाते थे एक बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अकाउंट प्रिपेयर करते थे। बेसिक था, इतने में आप ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रीट करते थे, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था? गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम आता था, ये ऑफिस का आता था। यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड होता था, यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट होता था। टॉपिक समझ लो, देखो मैं टॉपिक है बहुत, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है, बट इट्स नॉट बिग। खाली इतना है कि टॉपिक के अंदर शेड्यूल्स इतने बन जाते हैं कि अपने को लगता है कि यार बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये टॉपिक अगर आता है एंड यू नो द कंसेप्ट ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड ही है, ये कुछ भी नया नहीं है। ओके चलिए, इसका मतलब ये है कि अपने को 12th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाता था? एक तो जाता था ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है। आउटस्टैंडिंग बोला है तो हम फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस आउट ऐड आउटस्टैंडिंग, डेबिट पे ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट सैलरी, ऐसे ही इफेक्ट देते थे। अभी भी वही एडजस्टमेंट आएंगे, इफेक्ट भी वही होंगे। ओनली द थिंग इज ये टी फॉर्मेट में था, अब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट। ये आपका हॉरिजॉन्टल था, अभी हम कौन से फॉर्मेट में लिखने वाले? वर्टिकल फॉर्मेट। फाइनल अकाउंट ही है, फाइनल अकाउंट ही यही है आपका। ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसके अलावा ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर ये सब चीज क्या है वो बाद में फोकस करना, आप पहले दिमाग में डाल दो। ये जो है ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो है ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है कंबाइन। पार्टनर्स कैपिटल मैंने अभी इधर बना दिया था, ये पार्टनर्स कैपिटल बना के रखा है, और ये आपका है बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। कुछ भी नया नहीं होने वाला, कोई एडजस्टमेंट नया नहीं आने वाला है, सेम एडजस्टमेंट, एवरीथिंग सेम, खाली अपने को लिखना है। बट ये अब मेरा आंसर है, तो ये आंसर को प्रिपेयर करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट में क्या है, जो इसके अंदर लिखते हैं उसी का नोट्स बनता है। तो मेरे टोटल इसके अंदर जितने भी आइटम्स है 20 शेड्यूल बना के रखा है। जरूरी नहीं कि 20 बनाओ, जरूरी नहीं है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आप उसका बनाओगे तो भी चलेगा। मैंने टोटल 20 शेड्यूल बना के रखा है, आपकी मर्जी। आपको लग रहा है नहीं सर इसमें तो 10 का ही काम है, 10 बनाओ, लेकिन ये 20 बनाने का फायदा क्या है? ये 20 बनाने का फायदा ये कि अपन को एडजस्टमेंट सॉल्व करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसमें कुछ नहीं उधर डैश कर देंगे, क्या नुकसान है? समझा आपको? तो पहले फॉर्मेट को लर्न कर लेते, फिर शेड्यूल के पास जाएंगे एंड देन सम को याद करेंगे। सबसे पहला मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट की याद करता हूँ। बैलेंस शीट में कौन सा साइड होता है? लायबिलिटी साइड और असेट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का नाम दिया है कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज। इसमें दो पार्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, लायबिलिटीज आएगा। कंट्रीब्यूशन आएगा, लायबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन में किसका कंट्रीब्यूशन होगा? पार्टनर्स का। इधर आएगा कंट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहला ए पार्ट, पार्टनर्स फंड। पार्टनर्स फंड में दो है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो ही चीज है कंट्रीब्यूशन के अंदर, पार्टनर फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इसका शेड्यूल बनेगा पार्टनर फंड, रिजर्व्स फंड। क्लियर हो गया? उसके बाद लायबिलिटीज पे जाएंगे, दो पार्ट है ना,
कंट्रीब्यूशन है और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये तीन चीज हो गया भाई, शेड्यूल बना दिया। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल, ऐसा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स वगैरह, वो सब उसके अंदर लिखने का है। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे आप ये टी फॉर्मेट कैसे बनाते थे, ये टी फॉर्मेट इधर वही लिखते थे ना, क्रेडिटर्स लिखते थे, ट्रेड पेबल, ये वही चीज है, ओनली थिंग इन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में रेडी करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म एंड क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उतना शेड्यूल बना दिया। अदर लायबिलिटीज इधर आ गया 6 नंबर पे, यहाँ पे आ गया प्रोविजन, बन गया तुम्हारा शेड्यूल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैंने बनाया नहीं क्योंकि उधर बहुत रेयर चीजें रहती है, नहीं बनाया। बना सकते हो कोई, मैंने क्या बोला, कुछ कुछ चीजें ऐसी कि जिसके अंदर सिंगल आइटम रहेगी, बनाने की जरूरत नहीं बनाया मैंने। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद आ जाता हूं मैं असेट, मतलब कंट्रीब्यूशन को ए, इसको बी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब लायबिलिटीज का टोटल आ गया। असेट के अंदर सिंपल सा असेट है, पहला आता है फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, ग्रॉस फिक्स असेट माइनस डेप्रिसिएशन। नॉर्मल आप याद करो, आप ऐसे ही सॉल्व करते थे 12th स्टैंडर्ड में। पहले फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट है, फर्नीचर है, माइनस डेप्रिसिएशन करते थे ना। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज करना है, ओनली द थिंग इज टोटल जितने भी असेट्स है सबका टोटल एक साथ लिखना है, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन सबका एक साथ माइनस करने का, तो अपने को नेट फिक्स असेट आ जाएगा। बात समझा? तो पहला फिक्स असेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट के बाद क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद कोई लोन वगैरह दिया है तो एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट्स। इसमें कोई शेड्यूल नहीं, जैसा बोला वैसे ही बनने वाला। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देख लो आप, यहाँ पे मैंने पहले बना दिया। शायद मैंने असेट के शेड्यूल्स नहीं बनाए ना, हाँ यस, असेट के शेड्यूल नहीं बनाए मैंने इधर। यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम्स रहेगा, अगर अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं इसके शेड्यूल्स को प्रिपेयर करूंगा। मतलब इन्वेंट्रीज का रिक्वायरमेंट है तो इन्वेंट्रीज के लिए शेड्यूल बनेगा, डेटर्स का शेड्यूल चाहिए तो डेटर्स का शेड्यूल बनाऊंगा, कैश कैश इक्विवेलेंट का है तो बनाऊंगा, अदर असेट बनाऊंगा मतलब क्या है, जैसे इधर लिख के रखा है मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के, वैसे मैं साइड पे और एक शेड्यूल बना दूंगा। स्पेस बचा तो इधर किधर लिख दूंगा। समझ में आया? ये सब अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाने वाला है। डन। तो फॉर्मेट क्या है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन में पार्टनर फंड, रिजर्व फंड। लायबिलिटीज में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद क्या आने वाला है, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटीज, प्रोविजन। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स एक साथ, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, फिर उसके बाद अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज। असेट में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लोन्स, उसके बाद क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट्स। बेसिक है, सीक्वेंस लिखना ऐसा जरूरी नहीं, बट आप सीक्वेंस में लिखो तो बहुत बेटर है। समझा आपको? पक्का? अब आ जाता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल पे। यहां तक, ऑलमोस्ट यहां तक जो है वो ट्रेडिंग है। उसके बाद तुम्हारा ये जो चालू होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब यहां से लेके यहां तक सब ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड खर्चा है। फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट, आपको याद होगा कि जब आप ऐसा बना देते तो इतना हम लोग जब बनाते थे यहाँ पे इधर ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस लिखते थे ना, इसमें परचेज आता था, इसमें सेल्स आता था, फिर टू वेजेस आता था, फिर टू फ्रेट्स आता था, ये सब एक्सपेंसेस होते थे। तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस। इधर क्या आता था, सैलरी आता था, फिर रेंट आ जाता था, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब चीजें इसमें लिखते थे। सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो आपका ग्रॉस टर्नओवर, इसका दूसरा नाम है सेल्स। अगर आपको टर्नओवर नहीं समझ में आता है तो वो सेल्स है। सेल्स में माइनस करेंगे कोई एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स है तो सेल्स के अंदर माइनस करेंगे एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ है तो। क्लियर है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको अदर इनकम्स। अदर इनकम्स के अंदर क्या क्या आएगा, जो भी कुछ अदर इनकम्स दिया रहेगा वो आप उसके अंदर लिख दोगे। ठीक है क्या? नेक्स्ट उसके बाद दिया है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। अब यहाँ पे ना ट्रेडिंग अकाउंट जैसा डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है कि डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना है, डिफरेंस जो भी आएगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो सिंपल लिखने का। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करना है साथ में, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिखना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। समझा? हाँ या नहीं? बैठ रहा है दिमाग में? आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में ये ट्रेडिंग अकाउंट के सब डेबिट एक्सपेंसेस है। ये सब किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड। रॉ मटेरियल कंज्यूम,
परचेज, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, फैक्ट्री का खर्चा, पावर एंड फ्यूल, पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे वेजेस वगैरह दे दिया, फ्रेट वगैरह दे दिया, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस है। गुड्स से रिलेटेड खर्चा है तो ये सब इस शेड्यूल में जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद ऑफिस में क्या आता है, पहला एडमिन आता है, पेमेंट टू ऑडिटर्स आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज का आपने शेड्यूल यहाँ पे बना के रखा है, देख लो। सबसे पहला मैंने अदर इनकम बनाया क्योंकि सेल्स की जरूरत नहीं थी। अदर इनकम, इंक्रीज इन डिक्रीज इन स्टॉक आ गया, रॉ मटेरियल, परचेज, पावर एंड फ्यूल, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये किधर हो गया पूरा ट्रेडिंग। एडमिन, पेमेंट टू ऑडिटर, सेलिंग, इंश्योरेंस का खर्चा है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है? दिमाग में बैठा क्या करना है आपको, खाली फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है, ओनली फाइनल अकाउंट। अब इनकम में एक्सपेंसेस माइनस होगा, 1 - 2 होगा तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स करेंगे आफ्टर टैक्स। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता अपन पार्टनर्स में बांटते थे 12th स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा, इधर भी वही करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर अकाउंट। यहां से वो कहां जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर का क्लोज करके कहां चले जाएगा, पार्टनर का क्लोज करके जो पार्टनर का शेड्यूल है कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें चले जाएगा, और फिर इसको टोटल करो, ये टैली होएगा। बात समझा फॉर्मेट क्या है? 100%। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम पेज नंबर 309 जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं, ये वाली टेक्स्ट बुक के अंदर 2018 की शायद बुक है ये, या नई वाली है? ये 2018 की बुक है बेटा, नहीं 2022 की बुक है। वेरी गुड, ये न्यू टेक्स्ट बुक है, और न्यू टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 309 सम नंबर 1। देखो ये जो सम करवा रहा हूं ना मैं, अगर आपने इसके एडजस्टमेंट समझ लिए ना तो बाकी कोई भी सम आप कर सकते हो। आपको इतना आज का सम भी अगर कर लेते हो ना तो ये टॉपिक आप कर सकते हो। कब आता है टॉपिक एग्जाम में? फाइनल अकाउंट ही आता है एलएलपी के अंदर। पॉइंट्स नया कुछ भी नहीं रहेगा, आप टेंशन मत लो, खाली इतना कि जितना दिया गया उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन जरा देखते हैं। Prajakta and Manasvi were in partnership business, sharing profit and losses in the ratio 3/5, 2/5. On 1st April 2017, they admitted Rishika into partnership, giving 1/5 share of the profit. Rishika brought 2 lakh in cash, of which 75,000 were considered as a payment of goodwill and the balance as her capital. ये एडजस्टमेंट को फुर्सत में सॉल्व करता हूं, मतलब पहला पैराग्राफ एट द एंड सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये नया पॉइंट आपके लिए नया नहीं, एक्चुअली ये 12th में हुआ है, बट ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में हुआ है, बट वो बाद में करते हैं। अब फाइनल अकाउंट का अप्रोच, जो मेरे स्टूडेंट को मालूम है फाइनल अकाउंट का अप्रोच क्या है, सबसे पहला काम करना है ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है, कौन सा चीज किधर जाता है, क्या वो ट्रेडिंग में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, असेट में जाता है, या लायबिलिटीज। तो आप पेंसिल ले लो और एक एक करके मार्किंग कर लो। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो बनाया नहीं है, तो यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, अपन ट्रेडिंग ही लिखेंगे, अपन प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखेंगे, हम बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटीज ही लिखेंगे। और मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया, यहां तक जो है ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, और यहां से चालू होता है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बाइफर्केशन समझ में आएगा, तो इसके हेड में लिखना वो बाद में समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और असेट्स ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो वहां पे लिख लो टी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो, डिस्काउंट अलाउड दिया मतलब डिस्काउंट दिया ना आपने, बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स असेट्स में जाएगा। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बात है, वेरी गुड। मोटर व्हीकल असेट्स में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक असेट्स में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट है, और यहाँ भी असेट में इन्वेस्टमेंट का नाम भी अपने को मालूम है, लेकिन अपने लिए अभी असेट्स और लायबिलिटीज 12th से मैं नया सोच ही नहीं रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ 12th फाइनल अकाउंट। अगर मेरे दिमाग में 12th फाइनल अकाउंट है तो टॉपिक इजी है, अगर मैं सोचूंगा नया टॉपिक पढ़ रहा हूं टीवाई बैफ में तो टॉपिक डिफिकल्ट है। इसलिए अप्रोच 12th का ही रखो, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट
असेट में जाएगा, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बराबर, ये क्रेडिट में दिया ना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस लिख के रखो, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, है प्रॉफिट एंड लॉस का ही आइटम, बट लिख के रखो। चलो प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, कैश पेड बाय रसी का। ये तो ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया था उससे रिलेटेड है, इसलिए अपने लिए नया, इसको कुछ भी मत करो। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, मार्किंग समझ में आ गया पक्का। अब आते हैं एडजस्टमेंट। सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, एडजस्टमेंट रीड करने का, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करने का। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31 मार्च। अरे स्टॉक के लिए कभी किसी को स्टार मार्क नहीं करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में मैंने बताया। गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो कभी किसी को स्टार मार्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर। स्टार मार्क कर लो, डेटर्स भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो डेटर्स आपको मिल जाएगा, तीसरा आइटम ही है डेटर्स, स्टार मार्क कर दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल दोनों को मार्क करके रखो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। मोटर व्हीकल एंड लैंड बिल्डिंग दोनों मार्क कर दिया, क्या बात है। आरडीडी टू बी मेंटेन ऑन सन्ड्री डेटर्स फिर से दिया है, मतलब वापस से डेटर्स ऑलरेडी मार्क किया हुआ है डेटर्स को आपने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है गुड्स वैल्यू ₹2000, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क नहीं करते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ गया है। स्टेप नंबर 1 मार्किंग किया। स्टेप नंबर 2 क्या है, एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क किया। स्टेप नंबर 3 पोस्टिंग। मेरे को ये टॉपिक ऑप्शन में अगर रखने का भी है तो भी पोस्टिंग तो करके आऊंगा मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं सर बहुत डिफिकल्ट, आप इजी समझा रहे, मेरे को नहीं समझ रहा है सर, मेरे को ऑप्शन में रखने का तो भी पोस्टिंग करके आने का। समझ में आया, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं होगा भाई, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, फिर भी पोस्टिंग इज नेसेसरी, उसके मार्क्स मिलेंगे। जहां पे आप छोड़ के 0 लेके आओगे वहां पे पोस्ट करके 3 साढ़े 3 मार्क्स लेके आओगे। समझ में आया, इसलिए पोस्टिंग तो करके ही आना है। अब पोस्टिंग करने के लिए तो मार्किंग किया ना हमने, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करनी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है परचेज। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये परचेज का शेड्यूल है ना, तो भाई परचेज के शेड्यूल में जाएंगे। बनाया कि मैंने परचेज का शेड्यूल है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूं परचेजेस। कितना दिया परचेजेस, 3,14,325। अरे बात समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउ, मतलब डिस्काउंट दिया, खर्चा है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो भाई ये कौन सा एक्सपेंस है, तो सोचना पड़ेगा अदर एक्सपेंस, हाँ, या तो फिर सेलिंग एक्सपेंस। डिस्काउंट किसको देते, जिसको सामान बेचते हैं, हाँ या नहीं, तो डिस्काउंट अदर एक्सपेंसेस इले किधर जाएगा, सेलिंग सेल्स। फर्क समझ में आता है, चलिए ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं डिस्काउंट अलाउ, कितना 4,300। समझ में आया, डेबिट में दिया है, डेबिट में ही जा रहा है। देखो ये सब डेबिट का शेड्यूल है, डेबिट में ही जाना है। क्रेडिट के शेड्यूल में इनकम क्रेडिट होता है, एक क्रेडिट है, बाकी सब आपके डेबिट के शेड्यूल्स ही है। समझ में आया ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स तो फिक्स असेट का शेड्यूल जो मैंने बनाया नहीं है, तो मैं अलग से इधर एक शेड्यूल बना देता हूं, ठीक है। आई होप आपको मालूम है शेड्यूल कैसे बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ जी, इधर बना दिया डेटर्स। आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड में आप फॉर्मेट लिखते थे, थोड़ा जगह छोड़ के, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, लेस न्यू आरडीडी, नहीं इधर नहीं लिखते थे। और ये सेम चीज आप लिखते थे, आप कहां लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। अगर आपको याद होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम फॉर्मेट लिखते थे क्या नहीं। तो ये चीज कहां लिखने वाले मालूम है, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट आएगा सेलिंग में। बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट कहां जाएगा, सेलिंग में। सर क्यों, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डुबाया। पैसा कौन डुबाता है, कस्टमर, जिसको आप सामान बेचते हो। इसके लिए बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट कहां जाएगा, सेलिंग में। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2। अब 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट है, तो यहां पे आ जाएगा पहला 2 बैड डेब्ट्स लिखते थे, सबसे पहला आएगा बैड डेब्ट्स बराबर है एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी,
लेस ओल्ड आरडीडी। अब इसका एक मैंने कीवर्ड दिया था TAAT, टैट। इसका कीवर्ड है टैट। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मिलेगा वो बैड डेब्ट्स है, क्रेडिट साइड पे मिलेगा वो ओल्ड आरडीडी। और ये दोनों एडजस्टमेंट है जिसका दो इफेक्ट देके रखना है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी। 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट ऐसे ही करते थे, ठीक है। अभी मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, बैड डेब्ट्स ही दिया ना, क्या नहीं, डेटर्स पे थे। कितना दिया डेटर्स का अमाउंट, 1,05,000। तो मैं डेटर्स का अमाउंट लिख लेता हूं 1,05,000। डन यहां तक, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक के लिए अपन ने एक इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मेट बना के रखा है ना, तो यहाँ पे आएगा, इसमें क्या लिखने का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 1,07,050 बराबर है। क्लियर, एक ही इफेक्ट आएगा, पोस्टिंग चल रहा है, बराबर है। अब यहां पे आपने माइनस किया तो सर डेबिट इफेक्ट, अरे क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, क्रेडिट होता है, उसमें क्रेडिट साइड पे माइनस करोगे तो डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो माइनस कर दो, खाली दिल पे मत लो, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है जी, कैरेज इनवर्ड, सामान लाने का खर्चा, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा, परचेज में। सामान ला रहे हो ना, तो किधर जाएगा, परचेज में ऐड हो जाएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड। कितना, 8,125। अरे बात समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, मिसलेनियस। अब ये मिसलेनियस ना एडमिन में है ना इधर अदर एक्सपेंसेस में, क्या बात है, यहाँ पे आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस। कितना है, 19,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल। क्या है, फिक्स असेट। अब मैंने उसका भी शेड्यूल नहीं बनाया तो यहाँ पे बना देता हूँ। मोटर व्हीकल कितना है, 1,25,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 2 लाख। ये फिक्स असेट का शेड्यूल बना दिया, ठीक है। एनी डाउट इसके अंदर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किधर जाएगा, कैश का शेड्यूल बना है क्या आपने, नहीं, बट कैश तो कैश में चले जाएगा। कितना दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 12,600। जैसा दिया वैसे मैंने डायरेक्टली उसके अंदर लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट उसके ऊपर तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब टेलीफोन का खर्चा किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहां से चालू होता है, एडमिन से, तो वो एडमिन का ही रहेगा। सेलिंग का तो हो नहीं सकता, इंश्योरेंस हो नहीं सकता, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नहीं, तो इधर ही आ जाएगा, बराबर है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना, कोई एडजस्टमेंट है उसके ऊपर नहीं, आउटर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहां जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस में ही, तो यहीं पे आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड, 6,725। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेंट इंश्योरेंस। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा, यहीं पे रेंट एंड इंश्योरेंस। सर इधर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, ऐसा प्रशांत डाउट करने वाला था, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस एंड रेंट दिया रहता तो प्रेफरेंस इंश्योरेंस को मिलता, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है तो रेंट को प्रेफरेंस है, एडमिन में जाएगा। तो पहला जैसे सैलरीज एंड वेजेस में, सैलरी रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस रहता है तो ट्रेडिंग में डालते हो ना, तो प्रेफरेंस वाइज है। इंश्योरेंस रेंट ऐसा बोला रहता तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में डाल देते। क्लियर हो गया, वेरी गुड। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है, 8,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। डेबिट पे दिया, क्रेडिट पे, डेबिट पे दिया तो ये वाला बैड डेब्ट्स है, कितना है, 1,000। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट। कोई शेड्यूल तो मैंने बनाया नहीं और ना ही उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा मैं। कितना है, 1,50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में असेट साइड पे ही लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग्स। किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो इधर ही फॉर्मेट के अंदर चले जाता है वो, है या नहीं। यहाँ पे आप लिखते हो टू ड्रॉइंग, बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स।
प्राजक्ता है और कौन है? प्राजक्ता, मनस्वी और तीनों का ड्राइंग दिया है। चलिए बोलिए। 12,500, 10,000, 5,000, नो प्रॉब्लम, सेम PMR। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? सेल्स। कहाँ जाएगा सेल्स? फॉर्मेट तो बनाया नहीं है, डायरेक्टली सेल्स इधर। ग्रॉस टर्नओवर कितना है? 5,35,000। डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव। अब इसके ऊपर डिबेट चल रहा था, सर ट्रेडिंग अकाउंट बोलूंगा है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, बट उसे मैंने आपको क्या बताया, ये ऊपर वाला चीज क्या है? ट्रेडिंग के लिए। डिस्काउंट रिसीव इज माय इनकम। क्रेडिट पे दिया ना, इनकम है, तो इनकम है तो हम इधर लिखने वाले, इसलिए मैंने आपको उसका नाम क्या बोला? ट्रेडिंग। क्योंकि ऊपर वाला मैंने आपको क्या ट्रीट करने बोला है? ट्रेडिंग बोला है ना। एक्चुअल में वो जाता प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, बट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम का शेड्यूल नहीं है ना, एक्सपेंस का ही शेड्यूल है, इसलिए इनकम यहां पे ऊपर आ गया है। अंडरस्टूड? तो यहां पे आप इनकम के अंदर क्या लिख दोगे? डिस्काउंट रिसीव। कितना है डिस्काउंट रिसीव? 5,375। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट में दिया। अब क्रेडिट में दिया तो कहां जाएगा भाई? क्रेडिट में दिया तो ओल्ड आरडीडी हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ना। कितना है ओल्ड आरडीडी? 3,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है। लॉजिक क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो अपने फॉर्मेट में चले जाएगा सीधा सीधा। क्रेडिटर्स कितना है जी? क्रेडिटर्स 81,000। समझ में आया? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टिंग कर डालो सीधा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जाएगा। वेरी गुड। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आ जाएंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्राजक्ता का 1,62,500 एंड 87,000। बड़ा इंग्लिश में बोलेगा तो अच्छा है। ठीक है, डन यहां तक। उसके बाद क्या है बोलो जरा? कैश। इसके बारे में बाद में बात करने वाले, इसको छोड़ देते हैं। फिर बैंक ऑफ कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। इसे आप कहते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या तो सिक्योर्ड लोन। किधर जाएगा? सिक्योर्ड लोन के अंदर। तो सिक्योर्ड लोन में कितना बोला देखो? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 17,300। और कुछ? इतना पोस्टिंग करने का कॉन्फिडेंस है? ऐसा लगा कुछ डिफिकल्ट पार्ट था इसके अंदर? 100%? 100%। चलिए, अब दिस इज डन। एडजस्टमेंट जिसके दो दो इफेक्ट देने के। अब एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट साइड मतलब इन्वेंट्री। एसेट साइड मतलब इन्वेंट्री। कितना दिया इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का? 1,05,625 इन्वेंट्रीज में आ गया। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किधर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? इंक्रीज डिक्रीज के अंदर 1,05,000। कितना दिया भाई? 625। 1,05,625। अब देखो यहाँ पे अपने को समझ में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 1,05,000 और ओपनिंग था ज्यादा, मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो रहा है। माइनस में आ रहा है ना आंसर। कितना माइनस आ रहा है देखो जरा? 2,000 के आसपास दिख रहा है मेरे को। 2,000 दिख रहा है शायद, कुछ तो है। 1425 पक्का? 1425 नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव है तो आपको इसका दूसरा इफेक्ट किधर? इफेक्ट तो दे दिया, यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज में 1425, बट नेगेटिव में। हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व। हमने शेड्यूल में पोस्टिंग भी कर दिया है। अगर नहीं करते तो बाद में करते, कोई नहीं। आपको ये अभी नहीं समझ में आया तो इतना करके छोड़ दो ना, फिर बाद में सब शेड्यूल को तो क्लोज ही करना है। समझा ये? अब जैसे मैंने प्रोविजन विजन कुछ लिख नहीं रहा हूं, नहीं जरूरत है तो नहीं लिख रहा हूं, बट शेड्यूल बना के छोड़ दिया है। आगे उसके बाद क्या दिया है? बैड डेब्ट्स। जब भी बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट आएगा 12th स्टैंडर्ड में मैंने बोला टाइम प्लीज सबसे लास्ट सॉल्व करने का। बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट एट द एंड सॉल्व करने का, बीच में कभी इसे सॉल्व नहीं करने का।
ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मोटर व्हीकल पे 20%, इस पे लेस। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे कितना परसेंट है, 20%, और लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है, अब जरा ध्यान से इधर कैलकुलेट करना, बाद में बताता हूं करना क्या है। इसका 20% आ जाएगा 12 50 5 25,000 बराबर है, इसके ऊपर आएगा 25,000, और इसका 5% आ जाएगा 10,000। अब जरा ध्यान दो, ये मैंने शेड्यूल में बनाया तो है, बट इसका प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होगा। दो इफेक्ट तो देने का है, एक तो इसमें से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। डेप्रिसिएशन के अंदर जाऊंगा, लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना दिया है मैंने, 10,000, मोटर व्हीकल पे कितना दिया है, 25,000, टोटल डेप्रिसिएशन 35। ये बेसिक था, ये ऐसे ही था, बाद में पोस्टिंग बाद में एक्सप्लेन होता। इधर से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट इधर दिया, ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है, आडिट बाय लास्ट में सॉल्व करो। गुड्स वर्थ ₹2500 हैज बीन लॉस्ट बाय फायर। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये इसमें से किधर तो जाएगा, तो गुड्स जा रहा है, आ रहा है तो परचेज में हुआ ना, तो जा रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, लेस गुड स्टोलन, कितना बाय या लॉस बाय फायर जो भी है, कितना है 2500। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट, अब गुड्स जल गया या चोरी होगा तो फायदा कि नुकसान, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडमिन में जाएगा क्या, पेमेंट, सेलिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट किधर है, समझ में आ गया। गुड्स लॉस कितने का, सर अगर इसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम होता तो, अगर इसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम होता तो, अगर एग्जांपल 2500 का गुड्स जल गया, बराबर है, इंश्योरेंस वाला बोल रहा है 2000 में देगा, तो इधर 500 का ही लॉस आता, और 2000 किधर जाता, बैलेंस शीट असेट साइड पे, रिसीवेबल किस में चले जाता है, आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, क्योंकि अपन वहीं पे लिखते थे ना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखते थे, वही इफेक्ट है। ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे, मैं अभी बोल देता हूँ, छोटा 12th का ही एडजस्टमेंट आएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम, ऐसा आएगा, तो इफेक्ट ऐसा देने का है। 12th स्टैंडर्ड अभी भी बोलता हूं, अगर नहीं याद है तो 12th स्टैंडर्ड का एक वीडियो देख लो, फाइनल अकाउंट का, सब रिकलेक्ट आ जाएगा। ठीक है यहां तक, हाँ जी। चलिए, और क्या है सर, सब खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बैड डेब्ट्स के ऊपर। बैड डेब्ट्स के ऊपर जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे ना, सिंपल भाषा में एक ही चीज पूछने का, भैया अमाउंट दिया है कि परसेंटेज। अगर अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज सर दोनों दिया है, एक में अमाउंट दिया है, एक में परसेंट। तो सबसे पहला सॉल्व होगा अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है, 3000। 3000 देखिए, अमाउंट दिया है 3000, तो 1,05,000 में 3000 को माइनस कर दो, कितना आया, क्या बात है, 97,500। अब इसके ऊपर कितना परसेंट बोला, आरडीडी 10%, आरडीडी 10%, तो इसका 10% आ जाएगा 9750। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स का दो इफेक्ट दिया, अब परसेंटेज का 9750, उधर और इधर, खत्म, डन हो गया, खत्म एलएलपी। अब सिर्फ क्लोजिंग और पोस्टिंग करने का है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं, क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करूंगा फॉर्मेट को क्लोजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट यहीं से स्टार्ट होता है। इंक्रीज डिक्रीज का मैंने पोस्टिंग कर दिया था। यहाँ पे आता हूं परचेज में, 3,14,325 प्लस 8,125 किया, माइनस 2500, माइनस 25, 3,19,950, 3,19,950 बराबर है। अब ये परचेज है, परचेज के शेड्यूल में जाएगा। परचेज का शेड्यूल है 3,19,950। बात समझा। रॉ मटेरियल का शेड्यूल बना ही नहीं है, पावर एंड फ्यूल का कंजम्पशन का है नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस है नहीं, डैश कर दिया। अभी एडमिन तो है अपने पास, देख सकते हो, देखो बाकी कुछ भी नहीं था। अब एडमिन है अपने पास, चलिए 16, 22, 22,825, 22,825। सेम यहाँ पे लिख देता हूं मैं 22,000,
825। एक एडजस्टमेंट रह गया था, बट वो पार्टनर से रिलेटेड बाद में सॉल्व करता। कौन सा? वो 2 लाख रुपए वाला एडजस्टमेंट है ना, वो रह गया है, बट उसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेन देन नहीं है, वो मैं सॉल्व करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्या है यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड डायरेक्टली 4300 आउटर कॉलम में डाल दो ना, इसके बाद तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। 4300। अब यहाँ पे 1000 प्लस 3000 प्लस 9750 माइनस 3000 करोगे 10750 आएगा। 3000 आया, 3000 गया, 9000 और 1000 10750, अरे बराबर है। प्लस 4300 कर दोगे इसके अंदर तो 15,050 हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ पे आएगा 15,000। सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर कहाँ है भाई? 15,050। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितना है जी? 35,000। भाई डेप्रिसिएशन है 35,000। उसके बाद इंटरेस्ट तो है नहीं, अदर एक्सपेंसेस है अपने पास। किधर है अदर एक्सपेंसेस? 19,600 प्लस 2500 22,100 बराबर है 22,100। डन। अब वो 2 लाख का एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करता, उसका इफेक्ट इतना तो कुछ नहीं, बट सॉल्व करता। बोला कि ऋषिका करके कोई लड़की है, वो अपने बिजनेस में एडमिशन लेना चाहती है और उसने कितना पैसा लाया? 2 लाख। और वो 2 लाख का एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ है, देखो क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। अगर वो एंट्री नहीं होता ना जानवी, अगर वो एंट्री नहीं होता तो ये जो कैश वाला मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किया ना डायरेक्ट, ये मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को 2 लाख आने वाला है तो कैश का वैल्यू तो बढ़ेगा ना। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे 2 लाख दिया है, मतलब हमने उसकी एंट्री पास की है, खाली उसका प्रेजेंटेशन करने का है। जरा ध्यान दो क्या दिया है। न्यू एडमिशन आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में? 2 लाख रुपया आ रहा है। 2 लाख। अब 2 लाख में 75,000 गुडविल का है, तो कैपिटल का कितना है? 1,25,000। अब ये क्रेडिट साइड पे दिया है तो क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। 2 लाख क्रेडिट पे दिया है ना, तो क्रेडिट में जाएगा। तो 1,25,000 कैपिटल का है तो कैपिटल में जाएगा। बाय कैश रसिका का 1,25,000। 1,25,000 का पोस्टिंग समझ में आया। अभी 75 गुडविल का है। गुडविल का रूल है, गुडविल आएगा बटेगा। गुडविल कितना आया है? 75,000। अब ये बटेगा, ये जो गुडविल है ये बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है बट न्यू रेशियो कहीं पे भी नहीं दिया है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है बट ऐसा नहीं बोला नया रेशियो ये, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो मेरा ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 2/5 है या नहीं? 1/6 तो एडमिशन का पार्टनर का है ना। क्या नया रेशियो ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो अपने को 75,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 75,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 एंड 2/5 45,000 और 30,000। तो गुडविल आएगा तो पार्टनर्स को बटेगा, तो बाय गुडविल 45,000 और 30,000। तो ये 2 लाख का जो पोस्टिंग है वो कैसे किया? क्रेडिट पे दिया था, क्रेडिट पे ही डाला मैंने। 1,25 और 75 क्रेडिट पे, एक ही इफेक्ट आएगा, प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं। सेम 14 स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट है। डन। समझाइए, पक्का समझ में आया है? हाँ चलिए, अब इसका काम तो हो गया। यहां पे आते, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेडी है, कोई टैक्सेस था नहीं, तो इधर आया 5,35,800। सेम पोस्टिंग कर देता हूं 5,35,800। अब इसमें ये ऐड और ये माइनस होगा, है या नहीं? तो ऐड करके माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 5,39,750। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बोलो। अब इधर कुछ नहीं, इधर कुछ, इसका टोटल ले लो। इसका टोटल सब ऐड ही करना है, इधर कुछ माइनस होने वाला नहीं है। 4,14,925 बराबर है। इसमें ये माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा
5,39,750 में 4,14,925 माइनस करो 24,825। कोई टैक्स वगैरह इल्ले, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही है 1,24,825। अब ये बटेगा प्राजक्ता, मेनका जो भी नाम है, और तीसरी कौन है, ऋषिका, और यहाँ पे ऋषिका में अपन बांट देंगे। अब ये कौन से रेशियो में बटेगा, तो ये बटेगा न्यू रेशियो में, बट क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो कहीं पे भी दिया नहीं है, बराबर है। जब नहीं दिया तो हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। अब न्यू रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये 12th स्टैंडर्ड में हुआ है। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1 का मतलब है जो रसिका है, ऋषिका जो भी है, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुई है, 1/6 के लिए एडमिट हुए। 1/6 का मतलब 6 हिस्से में से एक हिस्सा नए पार्टनर को दिया, तो बचा कितना, 5/6। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। समझ में आ गया, ओके। अब मेरे पास 3 पार्टनर है, PMR। P मेरी ओल्ड पार्टनर जिसका ओल्ड रेशियो था 3/5, ओल्ड पार्टनर है 2, ये मेरा ओल्ड पार्टनर है क्या, नहीं। इनटू बैलेंस ऑफ 1 5/6, ये तो नया पार्टनर है, इसका है 1/6, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये आया 3/6, 2/6, 1/6। बेबी को बेस पसंद आता है, सबका बेस 6 6 6 है, तो रेशियो है 3:2:1। बात समझ में आएगा। तो ये रेशियो में हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 1,24,825 को 3 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है, 1,24,825 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 413। वापस इंटू 2 कर दो। अभी 1,24,825 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 कर लो, 41,608। अब जो बच गया वो इधर ही आएगा, 8 3 11 हो गया, 11 मतलब इधर 4 आना चाहिए, तो 5 हो जाएगा, और जो भी है बैलेंस इधर 0 ही रहेगा, 804। अब इसका टोटल आ जाएगा 1,24,825। इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। पार्टनर्स के अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट कितना आया था, 62,413, 41,608 एंड 20,804। चलिए फट से इसका टोटल ले लेते हैं सबका जल्दी से। प्रशांत इसका टोटल आपने ले लिया रहेगा 45,804, 59,108, 69,913। ठीक है, यहां से अब आ जाते हैं यहाँ पे 2,69,913, 1,59,108, 1,45,804। प्रशांत ने ये करके रखा रहेगा 1,40,804। प्रशांत सही है, हाँ बराबर है ना प्रशांत? अच्छा आपने दूसरा कर दिया पहली बार, हाँ इधर आएगा 1,49,108 और इसका 57,413। सबको ऐड कर दो, इसे कहते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। कैरिड डाउन कितना आता है टोटल करो, अब बताओ फट से मेरे को, टोटल करके बता दो कैपिटल कितना आता है। क्या बात है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आ जाएंगे हम लोग, चले जाएंगे हमारे शेड्यूल की तरफ। हमारा ये शेड्यूल जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, सब कैपिटल का टोटल किया और यहाँ पे लिख दिया 5,47,325। कोई रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास है क्या, नहीं, तो इसका टोटल आएगा सेम 5,47,325। अनसिक्योर्ड लोन था नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था नहीं, अदर लायबिलिटीज नहीं, प्रोविजन नहीं। इसका टोटल 17,300 प्लस 81,350 करो, 17,300 प्लस 81,350, यह आ जाएगा 98,650। अब इसको ऐड करेंगे
तो अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 5,47,325 एंड 98,650 45,975। अब आते हैं असेट के अंदर। नॉर्मली सब कर दिया है, खाली मैंने आपको बताया था फिक्स असेट का शेड्यूल के बारे में। यहाँ पे अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो डेटर्स का भी बाकी है करने का और एक इसका बाकी। अब इधर क्या करना है, असेट का ग्रॉस वैल्यू का टोटल करना है। 1,25,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया, 3,25,000। अरे बात समझा? तो यहां पे मैं लिखूंगा ग्रॉस फिक्स असेट 3,25,000। डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया 25 और 10 35,000, तो यहां पे माइनस करूंगा 35,000। इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस करने के बाद क्या, 2,90,000। ये आ गया 2,90,000। समझ में आया क्या? उसके अलावा लोन वगैरह नहीं, बट ट्रेड रिसीवेबल है अपने पास, मतलब डेटर्स है ना, डेटर्स है। तो डेटर्स में 97,500 माइनस 9,700 कर लो, क्योंकि ये तो माइनस कर दिया था ना ऑलरेडी हमने। तो 97,500 में 9,750 माइनस करो, 87,700 पक्का देख लेना। 97,500 माइनस 9,750 87 बराबर है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल में लिख सकते हैं 87,750 और कुछ अदर असेट्स नहीं है। अब इन सब का टोटल करो, देखो 6,45,975 आता है क्या क्या क्या, 2,90,000 1,50,000 1,05,000 625 87,750 12,600 प्लस करके चेक कर लो। 25 50 75 तो एंड में दिख गया मेरे को। कितना आ रहा है, आ रहा है ना 6,45,975। दिस वॉज अ डिफिकल्ट सम। इफ दिस इज डिफिकल्ट तो सोचो इजी क्या है। एडजस्टमेंट को तो बढ़ा भी दे तो भी फाइनल अकाउंट इतना ही है, मतलब कुछ नया नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या? पक्का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।